हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। व्हाट इज डेटा? In your day-to-day life, you might have come across information such as runs made by a batsman in the last test matches, number of wickets taken by a bowler in the last 10 ODIs, marks scored by the students of your class. This all type of information is known as data. इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास बहुत सारे वेज हैं। सबसे पहला है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स। इस वे में हम डेटा को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कार की वैल्यू है 100 कार, तो एक सिंबल 100 कार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जुलाई के मंथ में हमने यहाँ पे 2.5 सिंबल्स ड्रॉ किए हुए हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्स हो जाएंगे 2.5 इंटू 100, 250 कार्स। सेकंड तरीका है बार ग्राफ। हम बार ग्राफ के थ्रू भी किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। Bar heights give the quantity for each category. Bars are of equal width with equal gaps in between. So बार ग्राफ में हम हर कैटेगरी का अलग अलग बार ड्रॉ करते हैं और बार की जो हाइट होती है वो रिस्पेक्टिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि इस ईयर की जो क्वांटिटी है वो है 100, मतलब इस ईयर में 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। बार्स की जो विड्थ है वो इक्वल रहनी चाहिए और उनके बीच का जो गैप है वो भी इक्वल रहना चाहिए। थर्ड वे है डबल बार ग्राफ। अ डबल बार ग्राफ शोइंग two sets of data simultaneously. It is useful for comparison of the data. So डबल बार ग्राफ को हम जनरली कंपैरिजन के लिए यूज लेते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में जो वाइट वाला बार है वो तो इस ईयर को शो कर रहा है और जो शेडेड बार है वो इस ईयर को शो कर रहा है। तो हम एक साथ यहाँ पे 2 ईयर्स का कंपेयर कर रहे हैं, तो इसे हम डबल बार ग्राफ कहते हैं। Organizing data. Usually data available to us is in an unorganized form called raw data. जो डेटा हमें अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिया होता है उसे हम रॉ डेटा कहते हैं। बट अगर हम उसे कोई रिजल्ट निकालना है उस डेटा से, तो हमें उसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बदलना होगा। टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा सिस्टमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, a group of students was asked for their favorite subject. The results were as listed below. So हमें रिजल्ट निकालने के लिए किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल है। अगर हमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच इज द मोस्ट लाइक सब्जेक्ट एंड वन लिस्ट लाइक, तो अगर हम सिंपली ऐसे देखकर बताना चाहेंगे तो काफी मुश्किल होगा। तो हमने क्या किया, इस डेटा को एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग रोज में लिखा और हमने हर एक सब्जेक्ट के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट किए। आर्ट के 7 स्टूडेंट्स आए, मैथ के 5 और सिमिलरली हमने साइंस और इंग्लिश के भी काउंट किए। अब हमने इन स्टूडेंट्स को, इन नंबर्स को टेलीमार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। टेलीमार्क्स मतलब कि अगर हम इससे में 4 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सिंपली वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस होंगी, बट अगर हम 5 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो जो 5th लाइन होगी वो इंक्लाइन लाइन होगी। तो हमने यहाँ पे इन नंबर्स को टेलीमार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। एक पर्टिकुलर एंट्री कितनी बार आ रही है उस चीज को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अगर हम हर एंट्री की ऐसी फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करें तो हम उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। द टेबल मेड इज नोन एज frequency distribution table as it gives the number of times an entry occurs. Sometimes however we have to deal with the large data. For example, हमारे पास ही कुछ बड़ा डेटा गिवन है। अगर हम इसमें हर एक डेटा का हर एक नंबर का फ्रीक्वेंसी अलग नोट करें, मतलब हर एक नंबर की अलग रो बनाएंगे, तो हमारी टेबल कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, हमने ग्रुप्स बना दिए कि 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, और ऐसे करके हमारी सिर्फ 6 रोज बनी है। बट अगर हम सिंगल नंबर की रोज बनाते तो हमारी टेबल काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए हमने ये मेथड यूज़ किया। और सिमिलरली हमने
फ्रीक्वेंसी काउंट की और उसको हमने टेलीमास के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया. Data presented in this manner is said to be grouped, and the distribution obtained is called grouped frequency distribution. इस मैनर में अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम ग्रुप कहते हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टेबल है, इसे हम कहेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इससे हम काफ़ी सारे मीनिंगफुल रिजल्ट्स सिंपली देखकर पता कर सकते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 and 40. सेकेंड, 8 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड सो ऑन. और काफ़ी सारे ऐसे और भी रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. Each of the groups 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, etc. is called a class interval. तो ये जो ग्रुप्स है जो हमने इधर बनाए हैं, इसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं. Observe that 10 occurs in both the classes, that is 0 to 10 as well as 10 to 20. Similarly, 20 occurs in classes 10 to 20 and 20 to 30. But it is not possible that an observation, say 10 or 20, can belong simultaneously to two classes. To avoid this, we adopt the convention that the common observation will belong to the higher class, that is 10 belongs to the class interval 10 to 20, not to 0 to 10. Similarly, 20 belongs to 20 to 30 and not to 10 to 20. So, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो 10 है वो 0 to 10 और 10 to 20 दोनों क्लासेस में आ रहा है. तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम 10 को कौन सी क्लास में काउंट करेंगे. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक कन्वेंशन सेट कर दिया कि जो 10 है, जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, उसको हम हायर क्लास में काउंट करेंगे. इसका मतलब जो 10 है वो हायर क्लास यानी कि 10 to 20 में काउंट होगा, और जो 20 और 20 to 30 में काउंट होगा, ना कि 10 to 20 में. In the class interval 10 to 20, 10 is called the lower class limit and 20 is called the upper class limit. तो जो लोअर वैल्यू है उसे हम लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, और जो हाई वैल्यू है उसे हम अपर क्लास लिमिट कहते हैं. The difference between upper class limit and lower class limit is called as width or size of the class. Upper class limit और lower class limit का डिफरेंस को हम width या फिर उस क्लास का साइज कहते हैं. अब आता है हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम भी एक तरह का बार ग्राफ ही होता है, बस इसमें इतना सा डिफरेंस होता है कि इसके बार्स के बीच का जो गैप होता है वो 0 होता है. यहाँ पे भी बार्स ऑफ इक्वल विड्थ विद नो गैप्स इन बिटवीन. हाइट ऑफ बार्स गिव द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड इज द फ्रीक्वेंसी. बार ग्राफ की तरह यहाँ पे भी जो बार्स की जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती है. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन दिस मैनर इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम. अब आता है सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट. तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है कि द टाइम स्पेंट बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे. टाइम स्पेंड को हमने एक सर्किल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. हमने एक सर्किल ड्रॉ किया और उस सर्किल को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. हर एक पार्ट अलग अलग एक्टिविटी को शो कर रहा है और उस पार्ट का एरिया फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है. These are called circle graphs. In the above graph, the proportion of the sector for hours spent in sleeping is equals to number of sleeping hours upon my whole day. Whole day मतलब सभी hours का sum, जो कि है 24. तो 8 upon my 24 is equals to 1/3. Some important points. First, data mostly available to us in an unorganized form is called raw data. Second, in order to draw meaningful inferences from any data, we need to organize the data systematically. Third, frequency gives the number of times that a particular entry occurs. Fourth, raw data can be grouped and presented systematically through grouped frequency distribution. Fifth, grouped data can be presented using histogram. Histogram is a type of bar diagram where the class intervals are shown on the horizontal axis and the heights of the bar show the frequency of the class interval. Also, there is no gap between the bars as there is no gap between the class intervals. Data can also be represented using circle graph or pie chart. A circle graph shows the relationship between a whole and its part. So, एक सर्किल ग्राफ ही ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो पूरा सर्किल और उसके एक पार्ट के बीच में रिलेशनशिप शो करता है. 7th point है, there are certain experiments whose outcomes have an equal chances of occurring.
8th पॉइंट है, a random experiment is one whose outcome cannot be predicted exactly in advance. So एक रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसका आउटकम हमें पहले से नहीं पता हो. Outcomes of an experiment are equally likely if each has the same chance of occurring. So अगर किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स के चांसेस ऑफ occurring सेम है तो हम उसे इक्वली लाइकली कहेंगे. Probability of an event is equals to number of outcomes that make an event upon में total number of outcomes of the experiment. और ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब आउटकम्स इक्वली लाइकली हो. 11th पॉइंट है, one or more outcomes of an experiment make an event. Chance and probability are related to real life. Thank you friends.